चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव जहां पर एक ऐसा पेड़ है, अगर उस पेड़ से जो कोई भी कुछ भी मांग लेता है तो उसकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा और फिर जो मेरे साथ घटा तो दिल थाम कर बैठ जाइए, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए जानते मेरे साथ घटी ये घटना। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश है। पिछले कई दिनों से मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा था, पर मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। कहते हैं सुबह की हर एक इच्छा पूरी हो जाती है, पर मैं रोजाना की तरह घर से काम की तलाश में निकल जाता और शाम को निराश होकर अपने घर वापस लौट आता। मुझसे मम्मी की हालत देखी नहीं जा रही थी। दरअसल कुछ महीनों पहले मेरे पापा का कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई थी और तभी से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि पापा जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी से हर महीने पेंशन आया करती थी, जिस वजह से हमारे घर का खर्चा किसी तरह से चल जाता था। पर मैं इसी बीच काम की तलाश करता रहा, पर अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला। ऐसे एक दिन मैं काम की तलाश में भटक रहा था कि सुबह से शाम होने को आ गई थी और अब मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से मेरा पेट दर्द करने लगा और जेब में सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे। पेट पर हाथ फेरते हुए मैं घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे एक चाय की दुकान दिखाई पड़ी। उस चाय की दुकान को देखकर मैं उस दुकान पर पहुंच गया और उस दुकानदार से मैंने एक चाय और एक बिस्किट लिया और फिर मैं चाय के साथ बिस्किट खाने बैठ गया। अभी मैं चाय बिस्किट खा ही रहा था कि तभी वहीं पर बैठे एक आदमी ने कहा, यार क्या सच में एक ऐसा पेड़ है जो इंसानों की हर इच्छा पूरी करता है? वहीं पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा, ये तो यार हमें नहीं पता, पर कुछ दिन पहले ही मैंने इस पेड़ के बारे में पढ़ा था और साथ ही ये भी पढ़ा था कि उस पेड़ की वजह से कई लोग रातों रात करोड़पति भी बन गए हैं, पर वो पेड़ हमेशा नजर नहीं आता। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए उस दुकान से चले गए। उनके जाते जब मैंने अखबार को उठाकर देखा और जब मैंने उस पेड़ के बारे में पढ़ा तो उस पेड़ के बारे में पढ़कर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और तभी मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। फिर मैंने उस दुकानदार को पैसा देकर उस अखबार को लेकर घर आ गया। घर आते मैं मम्मी के पास गया और उनसे बोला, मम्मी अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर मम्मी ने कहा कि आज काम मिल गया क्या तुझे? मम्मी के इतना कहने पर मैंने मम्मी से कहा कि हाँ मम्मी, काम मिल गया है, पर उसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए उनके साथ जाना होगा। मेरे इतना कहने पर मम्मी ने मुझे जाने के लिए हाँ कह दिया और साथ ही ये भी कहा कि मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक ठाक रहूंगी। फिर मम्मी और मैं हम दोनों खाना खाकर सो गए और सुबह होते ही मैं उस गांव जाने के लिए अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। हालांकि स्टेशन घर से कुछ ही दूरी पर था, इस वजह से मैं पैदल ही स्टेशन की तरफ जाने लगा। और फिर कुछ समय के बाद जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पर आज काफी भीड़ जमा थी। स्टेशन पर इस तरह की भीड़ को देखकर जब मैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने गया और जब मैंने पॉकेट में टिकट लेने के लिए पॉकेट में हाथ फेरा पर पॉकेट में मेरे पैसे ही नहीं थे। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने सभी पॉकेट में अपना हाथ फेरा पर पैसे ही नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद वो 100 रुपए भी कहीं पर गिर गए जो मम्मी ने मुझे दिए थे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब मेरे पास टिकट लेने के लिए एक भी रुपया नहीं था और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे उस गांव में जाना ही था, इसलिए मैं बिना टिकट लिए सवारियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और ट्रेन का वेट करने लगा। अभी मैं ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी टीटी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और मैं उस टीटी से बचने के लिए इधर उधर छुपने लगा और तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए एक स्टेशन पर आकर रुक गई। अभी मैं टीटी की ओर ही देख रहा था कि तभी उस टीटी ने मुझे इशारे से बुलाया। उस टीटी को इशारा करते हुए देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैंने टिकट नहीं ली थी। डरते हुए जब मैं उस टीटी के पास जा रहा था कि तभी उस टीटी ने कहा, तुम नहीं जो तुम्हारे पीछे है। और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो एक पुलिस वाला था। उसे आता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई। उस वक्त आप सभी मेरी जगह पर होते तो आपके भी पसीने छूट जाते, जैसा कि मेरे साथ हुआ। और फिर मैं ट्रेन के लास्ट वाली बोगी के पास चला गया। तभी मैंने देखा कि उस बोगी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है
उस बोगी में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पर मुझे उस गांव जाना था, जिस वजह से मैं ट्रेन में खड़े पैसेंजर को धक्का देते हुए मैं बोगी के अंदर घुस गया। अंदर आते मैं एक सीट के पास जाकर खड़ा हो गया, पर बोगी के अंदर जो जैसा खड़ा था वो वैसा ही खड़ा रहा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा जमा थी कि कोई भी इधर से उधर टस से मस नहीं हो पा रहा था। और तभी ट्रेन भी हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी। ट्रेन में सभी पैसेंजरों का बहुत ही बुरा हाल था और उन्हीं में से एक मैं था। 6 घंटे का सफ़र करने के बाद जब ट्रेन वीरानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते में ट्रेन से नीचे उतरा। ट्रेन से नीचे उतरते ही ट्रेन स्टेशन से हॉर्न देते हुए निकल पड़ी। और जब मैंने स्टेशन पर गौर किया तो स्टेशन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और स्टेशन की बहुत ही बुरी हालत भी थी, यानी कि स्टेशन सिर्फ नाम का ही था। स्टेशन जैसा कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैं स्टेशन से बाहर आया तो दूर दूर तक मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं अपनी नज़रें इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी मुझे आइसक्रीम वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैं उसके पास गया तो मैंने उस आइसक्रीम वाले से पूछा, ये जोटो का गांव यहाँ से कितना दूर है? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, और कहा सामने जो ये रोड दिख रहा है इसी रोड को पकड़कर चले जाओ और तुम उस गांव में पहुंच जाओगे। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहते ही मैं पैदल ही पैदल उस गांव की ओर चल पड़ा। और अब मेरा भूख से भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैंने कल सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, जिस वजह से अब चला भी नहीं जा रहा था। पर जैसे तैसे करके मैं उस गांव में पहुंच ही गया। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर। यही सोचते हुए मैं गांव के अंदर बढ़ रहा था कि तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया और उसी मंदिर के पास एक कुआं भी था। तो मैं उस मंदिर के पास पहुंचा और उस मंदिर के सामने चरण स्पर्श किए और फिर वहीं कुएं के पास रखी एक बाल्टी से कुएं से पानी निकालकर जब मैंने उस पानी को पिया तो तब मुझे थोड़ी राहत मिली। अभी मैं पानी ही पी रहा था कि तभी मेरी नज़र एक रोशनी पर गई, जिसे देखकर मैं खुश हो गया। दरअसल जैसा कि उस अखबार में लिखा था, उस पेड़ से एक अजीब तरह की रोशनी निकलती है और फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। क्योंकि उस रोशनी को देखकर मैं उस पेड़ की तरफ भागते हुए जाने लगा और जैसे जैसे मैं उस पेड़ के नज़दीक पहुंच रहा था तो वैसे वैसे वो रोशनी कम होती जा रही थी। मैं उस मंदिर से भागते भागते 500 मीटर दूर एक जंगल में आ गया था और मैं भागते उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुंचने वाला था कि तभी अचानक से वो रोशनी गायब हो गई। रोशनी के गायब होते रात के अंधेरे में अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रोशनी कहाँ पर गायब हो गई। पर अंधेरे की वजह से सभी पेड़ एक जैसे लग रहे थे और मैं भागते भागते काफी थक भी गया था, जिस वजह से मैं वहीं पर एक पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गया। अभी मैं उस जड़ पर बैठकर उस पेड़ के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैंने कहा, कौन है भाई? हालांकि मैं अंदर से डर तो बहुत रहा था कि तभी फिर से एक और आवाज आई। और जब मैंने उस आवाज की तरफ गौर किया तो वो आवाज उस पेड़ से ही आ रही थी जिस पेड़ की जड़ पर मैं बैठा था। कि तभी उस पेड़ के अंदर से एक अजीब तरह की रोशनी फिर से निकली। रोशनी के निकलते ही वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल गया। अब ये देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने अखबार में पढ़ा था वो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। ये देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि तभी उस पेड़ से फिर से आवाज आई, अवधेशा क्या चाहिए तुम्हें? पापा की मौत के बाद तुम बहुत ही परेशान हो, तो बताइए क्या चाहिए तुम्हें? दोस्तों, ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। दोबारा उस पेड़ ने कहा कि अवधेश, तुम यहाँ पर भूख से मर रहे हो और वहां पर तुम्हारी मम्मी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर मैंने कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपना और अपनी मम्मी का सपना पूरा कर सकूं। मेरे इतना कहने पर उस पेड़ से फिर से आवाज आई, मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस पेड़ के इतना कहते ही मैंने उस पेड़ से कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ। फिर मेरे इतना कहने पर उस पेड़ ने कहा कि मुझे हर 7 दिन पर 1 कटोरी खून चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी को भी नहीं।
उस पेड़ की बात सुनकर मैं तो बुरी तरह से हैरान हो गया कि मैं हर 7 दिन में कहाँ से खून ला कर दूंगा। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं हॉस्पिटल से खून ला सकता हूँ, और ये सोचकर मैंने उस पेड़ की बात मान ली। उस पेड़ की बात मानने पर वो पेड़ एक छोटे से पौधे में बदल गया, और फिर सुबह होते ही मैं उस गांव से निकलकर उस पेड़ को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचने पर जब मम्मी ने मुझे देखा तो मुझे देखकर वो बहुत ही खुश हो गई और कहा कि जिस काम के लिए तुम गए थे वो हो गया क्या? मम्मी के इतना कहने पर मैंने मम्मी को हाँ में जवाब दिया और पौधे को घर के अंदर रख दिया। और जब मम्मी ने उस पेड़ को देखा तो मम्मी ने कहा, ये कैसा पौधा है? आज तक तो मैंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा। मम्मी के इतना कहने पर मैंने मम्मी को बताया कि जहाँ पर मैं काम के सिलसिले से गया था वहीं पर एक बूढ़े आदमी ने मुझे ये पौधा दिया। अभी मैं मम्मी को बता ही रहा था कि तभी किसी ने मम्मी को आवाज़ दी, और उस आवाज़ को सुनकर मम्मी घर से बाहर निकल गई और मैंने उस पौधे को अपने कमरे में रख लिया। पर कुछ समय के बाद मैं और मम्मी खाना पीना करके घर पर सो गए, और जब रात के 12 बजे तो उस पौधे से आवाज़ आई, अवधेश अवधेश। उस आवाज़ को सुनकर मेरी आंख एकदम से खुल गई। मेरी आंख खुलते उस पौधे ने मुझे अपनी एक पत्ती दी और कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बबूल का पेड़ है, और उस पेड़ के पास एक समाधि है, और उस समाधि पर ये पत्ते रख देना, और जैसे ही तुम पत्ते रखोगे तो उस समाधि से एक आदमी निकलेगा और वही तुम्हें पैसे देगा। उस पौधे की बात सुनकर मैं डर गया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, इसी वक्त जाना होगा? मेरे इतना कहने पर उस पौधे ने कहा, हाँ तुम्हें इसी वक्त जाना होगा। उस पौधे के इतना कहते ही मैं डरते हुए घर से निकलकर उस समाधि की ओर जाने लगा, और जब मैं उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचा तो वो मुझे समाधि दिखाई पड़ी। उस समाधि को देखकर मैं उस समाधि के पास गया तो मैंने उस समाधि पर वो पत्ती को रख दिया, और उस पत्ते को समाधि पर रखते ही उस समाधि से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं डरते उस समाधि से कुछ दूर हो गया, और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो किसी की भी रूह कँपकँपा जाए। दरअसल मैंने देखा कि उस समाधि से एक आदमी निकला जिसकी बॉडी सड़ गई थी, और उस आदमी के शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी। उसे देखकर मेरे हाथ पैर कँपकँपा रहे थे, और वो समाधि से निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर से मेरे पांव अपने आप ही पीछे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उस आदमी ने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया, और उस आदमी के इशारा करते ही मैं डरते उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। वो आदमी मुझे एक पुराने से घर के पास लेकर गया जो बहुत ही बुरी हालत में था। घर के पास ही एक कुआं भी था, और उसी कुएं के पास मुझे खोदने के लिए कहा, और जब मैंने उस जगह पर खुदाई की तो वहां पर एक बैग मिला, और जब मैंने उस बैग को खोल कर देखा तो उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। दरअसल मैंने देखा कि वो दोनों बैग पैसों से खचाखच भरे हुए थे। इतने सारे पैसे देखकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे वो आदमी अब नहीं था। उस आदमी को ना देखकर मैं उन दोनों बैगों को लेकर अपने घर पर आ गया, और घर पहुंचते ही पैसों से भरे बैग को रूम के अंदर छुपा दिया। अभी मैं उन बैगों को छुपा कर रख ही रहा था कि तभी उस पौधे ने कहा कि तुम्हें ऐसे ही हर हफ्ते पैसे मिलते रहेंगे, अलग अलग जगह पर जाना होगा। उस पौधे की बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, पर आगे चलकर मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला था जिससे मैं पूरी तरह से अनजान था। इसी तरह मेरे साथ 5 महीने बीत गए, और उन 5 महीनों के अंदर ही अंदर मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, और उन्हीं पैसों से मैंने एक आलीशान घर भी ले लिया, और कई कार और 7 कपड़ों का शोरूम भी खोल दिया, और मैं हर 7वें दिन उस पौधे को खून पिलाता रहा। इन 5 महीनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ऐसे एक दिन मैं काम के सिलसिले से जोगीगढ़ गया हुआ था। वहां से निकलते निकलते मुझे रात के 10 बज गए थे, और रोड पूरी तरह से जाम था, और मुझे घर पहुंचकर उस पौधे को 12 बजे तक खून भी देना था। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इस जाम को देखकर लग रहा था कि यहाँ से निकलते निकलते मुझे सुबह हो जाएगी। अगर मैंने उस पौधे को खून नहीं दिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यही सब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और यहाँ से घर अभी भी काफ़ी दूर था, जिस वजह से मैं पैदल भी नहीं जा सकता था। फिर मैंने मम्मी को कॉल करना ठीक समझा,
तो मैंने मम्मी को कॉल किया तो फ़ोन की रिंग जा रही थी, पर मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस वजह से मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उस जाम से निकलते निकलते मुझे रात के अब 2 बज गए थे, पर उस जाम से निकलकर मैं घर पर सुबह के 4 बजे पहुंचा। और जब मैं घर के अंदर गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने मेरी माँ थी जो मरी हुई अवस्था में पड़ी थी। मम्मी को इस तरह देखकर मैं भागते हुए मम्मी के पास गया और मम्मी का सर उठाकर मैंने अपने कंधे पर रख लिया। मम्मी को इस तरह देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं मम्मी को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और जब मेरा हाथ मम्मी के नाक के पास गया और जब मैंने मम्मी के हाथ को पकड़ा तो हाथ के पकड़ते मुझे जो सदमा लगा, उस सदमे से मेरी कुछ पल के लिए आवाज ही नहीं निकल रही थी। दरअसल मम्मी का हाथ पकड़ते पता चला कि मम्मी अब मर चुकी है कि तभी मेरी नज़र घर में काम करने वाली शकुंतला काकी पर गई। शकुंतला काकी को देखकर मैं उनके पास पहुंचा तो शकुंतला काकी की सांसें चल रही थी, पर वो अभी भी बेहोश अवस्था में थी। तभी मैंने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी शकुंतला काकी के ऊपर छिड़का तो पानी के छिड़कते ही शकुंतला काकी को होश आ गया और होश में आते उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल शकुंतला काकी ने बताया कि आपकी माँ की जान उस पौधे ने ली है। शकुंतला काकी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उस पौधे को घर से निकाल कर फेंक दिया। पेड़ को फेंककर मैं घर के अंदर आ गया। जैसे मैं मम्मी के पास पहुंचा कि तभी अचानक से मम्मी की डेड बॉडी वहां से गायब हो गई। मम्मी को गायब होता हुआ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और वहीं पर शकुंतला काकी मम्मी की बॉडी को गायब होता हुआ देखकर फिर से बेहोश हो गई। मम्मी को इस तरह गायब होता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि यह उसी पौधे ने किया है। अब ये जानकर जब मैं गुस्से से घर से बाहर आया तो वो पौधा वहां पर नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हो गया और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं घर के दरवाजे के पास सर रखकर बैठा था कि तभी मेरी फोन की रिंग बजी। तो फोन की रिंग बजते ही जब मैंने फोन उठाकर बात की तो पता चला कि कपड़ों के शोरूम में आग लग गई है। अब ये सुनकर मैं वहां पर पहुंचा तो वहां सब कुछ जल रहा था और मुझे ऐसा एहसास भी हो रहा था कि वो मेरे साथ ही है, पर वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। यही सब सोचते हुए मैं वहां से घर की तरफ पैदल ही आ रहा था कि तभी मैं एक आदमी से टकरा गया और उस आदमी के टकराने की वजह से उस आदमी ने मुझसे कहा कि क्या हो भाई साहब, जिस पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुमने भी मेरी तरह ही गलती कर दी जो मैंने कुछ साल पहले की थी और ये उसी का नतीजा है। वो तो मुझे सही समय पर पता चल गया था, नहीं तो मैं भी मरने वाला था, जिस वजह से मैंने उस पौधे से बचने का उपाय ढूंढ लिया। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी से पूछा कि उस पौधे से बचने का उपाय क्या है। तो उस आदमी ने बताया कि उस पौधे ने जहां पर तुम्हें पहली बार जिस समाधि के पास भेजा था तुम्हें वहीं पर जाना होगा और वो भी रात के 12 बजे। जब तुम उस समाधि के पास पहुंच जाओगे तो उसी के दाएं तरफ तुम्हें एक मटका दिखाई देगा और उस मटके को लेकर तुम्हें उसी समाधि के पास लेकर आ जाना है और उस समाधि से कहना है मुझे पानी चाहिए। यही तुम्हें 3 बार कहना है, पर याद रखना तुम्हें उसे देखना नहीं है। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। कुछ भी हो जाए पर तुम मत देखना। और जब तुम्हें वो पानी मिल जाए तो तुम उस पानी को घर पर लाकर उस पानी में पेशाब कर देना और उसी पानी को तुम उस पौधे पर डाल देना। जैसे तुम उस पौधे पर पानी डालोगे वैसे वो पेड़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर वो पौधा अब तुम्हें उस रात दिखाई देगा जिस रात वो खून पीने के लिए आएगा और उसी वक्त तुम्हें वो पेशाब वाला पानी उस पौधे के ऊपर डाल देना है। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाते मैं घर पर आ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। और जैसे रात के 12 बजे तो वैसे मैं उस समाधि की तरफ निकल पड़ा और जैसे मैं उस समाधि के पास पहुंचा तो वैसे मुझे वो मटका दिखाई दिया। उस मटके को देखकर मैं उस मटके के पास गया और उस मटके को लेकर उस समाधि के पास आ गया। समाधि के पास आते ही मैंने 3 बार पानी कहकर आवाज दी। आवाज देते मैंने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया तो उस समाधि से कुछ बहुत ही भयानक निकला और उसके निकलते ही बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मैं उस मटके को लेकर उसके सामने खड़ा था कि तभी अचानक से उस मटके में पानी आ गया
मटके में पानी आते ही मैं जैसे पानी लेकर घर की ओर मुड़ा तो मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं उस ओर देखने वाला था कि तभी उस आदमी की बात याद आ गई, अगर तुमने पीछे पलट कर देखा तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। फिर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकलकर अपने घर आ गया और अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब वो पौधा मेरे सामने होगा। और इसी तरह 5 दिन बीत गए और आज वो रात थी जब वो पौधा मुझे दिखाई देगा। मैं उस मटके में पेशाब करके बैठा था और रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे रात के 12 बजे तो वैसे ही वो पौधा उसी जगह पर आ गया और सामने देखकर मैं उस मटके को लेकर उस पौधे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे मैं उस पौधे की तरफ वो मटका लेकर जा रहा था कि तभी उस पौधे ने कहा कि इस मटके में क्या है। उस पौधे के इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि इस मटके में खून है। इतना कहते ही उस पौधे के ऊपर जैसे ही मैंने उस मटके से उसके ऊपर पानी डाला तो वैसे उस पौधे ने अपनी पतली सी डाल मेरे पेट में घुसा दी और जैसे वो पानी उस पौधे पर गिरा तो वैसे वो गायब हो गया। वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं उस दिन बच गया, नहीं तो मेरा मरना भी तय था। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। भगवान जिसे जितना देता है उसे उतने में ही खुश रहना चाहिए और हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारी किस्मत में होता ही नहीं है और उसी गलती से हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।